नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। एबीपी न्यूज बिहार एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। बिहार एक्सप्रेस पर बवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे होंगे। बिहार एक्सप्रेस हर कोने में जा रही है और जिनकी तस्वीर आप बाहर देखते हैं, हमारे सामने बैठी हैं चित्रा मैम। आपकी तस्वीर लगी है बाहर और लोग सेल्फी लेते हैं और परेशान हो जाते हैं। हम तो भीड़ का सामना कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी फोटो लेने के लिए, तस्वीर के साथ फोटो लेने के लिए लोग भीड़ लगा रहे हैं। बाहर वाली फोटो दोनों तरफ अच्छी फोटो लगी है। अच्छी बात यह है कि सबके मोबाइल कैमरे में कम से कम फोटो के साथ अच्छी सेल्फी जाएगी। कैसा लग रहा है आपको बिहार एक्सप्रेस का स्टूडियो? बिहार एक्सप्रेस का आपका इतना रिच स्टूडियो आप लोगों ने बनाया है, हम लोगों को तो आपने धूप में खड़ा कर दिया है। अपना बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा खूबसूरत स्टूडियो बनाया है और ये लोग बहुत कम बुलाते हैं। प्रियांशु झा और इनकी टीम में मुझे इतना कम बुलाते हैं। मैं हमेशा इन लोगों से कहती हूँ प्लीज मुझे बुला लो, हम लोग बाहर धूप में खड़े होते हैं, ये लोग ताला लगा के रखते हैं अपने स्टूडियो में। बहुत सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है। लगता है यकीन हो रहा है। चलिए दूसरी बात, बिहार की राजनीति अब एक चरम पर है। वोटिंग होने वाली है, 2 चरणों में वोटिंग होगी, रिजल्ट जारी हो जाएगा। आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री काफी दिन से कर रही हैं, पिछले साल भी आपने की थी। इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है? हालांकि हमें घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप बता दीजिए, आप ग्राउंड पर मजबूत। अरे हम घोषणा कर देंगे तो पता है हमारे इस शो में क्या हो जाएगा। देखिए पत्रकार घोषणा नहीं करते, वो बस मूड बांटते हैं, लोगों की आवाज पहुंचाते हैं। अब तक जो हमने देखा है, और चुनाव नेता लड़ते हैं, जनता वोट करती है, और नेताओं को और हम जैसे पत्रकारों को भी ये गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। आखिरी 24 घंटे में भी मैंने बिहार की जनता का मूड बदलते देखा है। तो कोई अगर ये मान के बैठा हुआ है कि हफ्ते भर पहले तक कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, आखिरी वो जो 24 घंटे होते ना, जो 2% से लेकर 4% वोट स्विंग होता है, वो नेता को जिताने या हराने का काम कर रहा है। स्मार्ट वोटर्स समझिएगा, वोटर स्मार्ट हो गए हैं। और क्यों स्मार्ट हो गए हैं मैम बता रही हैं आपको। अब अच्छी भी बात है। देखिए किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम बिल्कुल मतलब हम अगर इस जाति से आते हैं या इस परिवार से आते हैं या हमारा 20-25 सालों से राज है तो हम ही बनते रहेंगे, ये गलतफहमी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। इस बार जो 3 बड़ी बातें मैंने देखी हैं, पहला ये 2020 में नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा नाराजगी थी, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा। इस बार वो नाराजगी कम है। अब कम होने की 2-3 वजह हो सकती है प्रियांशु, मैं ये नहीं उनकी तारीफों में नहीं कह रही हूं, लेकिन जो वजह हो सकती है नाराजगी 2025 में कम है, या तो जनता मान चुकी है कि भैया चाहे आरजेडी आए चाहे ये आए, बनेंगे तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। ठीक है, तो एक उदासीनता हो सकती है कि नीतीश को लेकर अब उस तरह से लोग अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं कर रहे हैं 2020 की तरह। या एक ये वजह हो सकती है जो आखिरी में उन्होंने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में, बहुत कम लोग हैं, पार्टी के लोग ज्यादा मिले। मैं कह रही हूँ उदासीनता भी हो सकती है कि यार कुछ भी हो, ये जीतती है तो भी सीएम नीतीश कुमार, ये जीतेंगे तो भी सीएम नीतीश कुमार। तो वो जो उदासीनता होती है ना कि भाई अगर हम एनडीए गठबंधन को वोट दे रहे हैं और नीतीश जी बीच में आरजेडी में चले जाएं, या हम आरजेडी गठबंधन को वोट देना है, बीच में नीतीश बीजेपी के साथ चले आए, वो अच्छी चीज नहीं हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार की अपनी राजनीति है और वो इसके बदौलत हम ये जानते हैं कि वो किस तरह से अपना करिश्मा और चार्म तो बना के रखे हुए हैं। बट इस बार नाराजगी कम है, लेकिन नाराजगी कम होना वोटों के लिहाज से क्या करेगा, बिहेवियर पर भी चर्चा या हो सकता है लोग सिंपैथी जता रहे हो कि भाई एक नीतीश कुमार को गरजते हुए हमने देखा है और एक नीतीश कुमार अभी ऐसे ही हैं, तो ये हो सकता है कि एक सिंपैथी भी हो सकती है उनको लेकर। लेकिन यह है कि जो नाराजगी थी, बहुत जो हेट था 2020 में, इस बार नीतीश को लेकर वो हेट या नाराजगी उस तरीके की फील्ड में नहीं है। नीतीश को लेकर मैंने भी पाया है हेट नहीं है, और उनके ऑफिसर्स जो हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको लेकर है थोड़ा सा, उनको लेकर बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार का मामला उनको लेकर तो बहुत ज्यादा है। सरकार को अगर नुकसान होगा तो ये एक फैक्टर लग रहा है मुझे। दूसरा कि नीतीश के बिहेवियर पर, जो नीतीश आप बिहेव कर रहे हैं, पहले जैसे आपने बोला वो गरजते थे, एक लगता था कि कोई बोल रहा है, अब जो नीतीश जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं, कभी धनुष गिरा देना या कभी कुछ कर देना, किसी को हाथ नेशनल एंथम के टाइम हाथ जोड़ देना, तो इन सब चीजों पर ज्यादा चर्चा हो रही है और विपक्ष ज्यादा निशाना साध रहा है इस पर। अब ग्राउंड पर मैं बना हुआ हूं, जनता ये पूछती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जो शो है इस पर ज्यादा स्पष्टीकरण मिल रहा है। आपने अभी क्या पाया गया में? देखिए मैं बताऊं, नीतीश कुमार के व्यवहार को लेकर राजनीतिक दलों में ज्यादा चर्चा है जब आप महिलाओं से बात करेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ टीवी के लिए नहीं, कई बार हम लोग ऐसे ही उतर के रैंडम तरीके से, महिलाएं अगर जा रही हैं, जैसे छठ का त्योहार है तो महिलाएं गीत गाते हुए जा रही थी, मैं अचानक से गाड़ी से उतरी और मैंने पूछ लिया कि बताइए कौन जीतेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात करती हैं। तो मुझे लगी जो 10-10 हजार रुपए, देखिए इन लोगों ने भी ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से किया है कि बिल्कुल चुनाव सिर पर है और चुनाव के 1 महीने पहले आप 10-10 हजार रुपए डाल रहे हो, तो जब वोटिंग का दिन आने वाला है उस समय आपको याद आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि वो असर भी दिखा रहा है। लेकिन इसका असर झारखंड में आपने देखा होगा, 2500 रुपए देखने को मिला,
मैया सम्मान योजना जो किया गया था, भाई लेकिन जीते चुनाव से ना, पहले ही जीते किया वो गया, वहां लेकिन पर, जीत गई सरकार, बन गई। हेमंत सोरेन जीते वहां पर। कुछ भी हो सकता है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन नाराजगी भी है लोगों में कि अभी क्यों कर रहे हैं, और कुछ योजनाएं हैं। बिल्कुल, अभी क्यों कर रहे हैं? पहले 1 साल पहले डालना था 10,000 रुपए जब देना था, तो अभी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल तो पूछा जाएगा, बट नेता हैं, अपने हिसाब से नेतागिरी करते हैं हालांकि लोग। एक पत्रकार होने के नाते बता दें कि चुनाव अगर कोई लड़ता है तो वो कुछ ना कुछ जैसे सस्पेंस छोड़ता है कि चुनाव के टाइम में कुछ देंगे तो हमें वोटिंग मिलेगी, तो ये भी एक प्लस पॉइंट भावना हो तो, और सकता है। कई ये सारी 10,000 योजनाएं रुपए जिसका वही, अभी 10,000 रुपए वही है और कुछ नहीं है। 10,000 रुपए शुद्ध रूप से पॉलिटिकल गेम है कि हम चुनाव के 1 महीने पहले आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं और उससे माहौल बदलता है। और आप जानते हैं, आप खुद यहीं के जन्मे हुए हैं, अब भले ही वो झारखंड का हिस्सा हो चुका हो प्रियांशु, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गरीबी है और गरीब महिला के हाथ में अगर ठीक त्योहार के पहले, दिवाली और छठ के पहले उनके हाथ में पैसा आ रहा है तो भाई वो तो क्या करेंगे? वो बहुत गरीब हैं, वो इतनी जागरूक नहीं है, वो इतना नहीं सोच पाती हैं, उनको हाथ में पैसा मिल रहा है, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। ये हो सकता है कि उनके मूड को एनहांस कर दे, हो सकता है वो जाकर बटन दबा दे ईवीएम पर, लेकिन थोड़ा सा, लेकिन मान के ये बैठ जाए नेताजी के मिलेगा ही 10,000 रुपए में, तो ये गलतफहमी नहीं पानी चाहिए। नए जो जनसुराज हैं वो मार्केट में घूम रहे हैं, इन्हीं चीजों पर वो काम कर रहे हैं। वो बता रहे हैं लोगों को कि भैया ये जो हो रहा है ये ऐसे हो रहा है, ये जो हो रहा है ऐसे हो रहा है। अच्छा, जनसुराज का क्या है मतलब? देखिए, प्रशांत किशोर को मैं कई सालों से जानती हूं, जब वो एक रणनीतिकार के तौर पर काम करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीते 3 सालों में उन्होंने बिहार के किसी भी नेता के मुकाबले सबसे ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए, पलट के अपने आप से पूछना नहीं चाहिए कि जब छठ का त्योहार आता है या दीपावली आती है, इतनी बड़ी तादाद में मजदूर कहां से आते हैं? यानी कि बहुत बड़ी तादाद में मजदूर यहाँ से गरीबी की वजह से बाहर गए हैं। शिक्षा का मामला बहुत बड़ा है, यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है। तो जो मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, कोई भी नहीं काट सकता कि वो मुद्दे गलत हैं। वो बिल्कुल सही और वाजिब मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन क्या लग रहे हैं कि सरकार, उन्होंने बोला कि सरकार बनाने में हमने कंधा लगाया है। तो कहीं ना कहीं आपका भी कंधा वहां पे थोड़ा सा हो रहा है, जहां पे पाप हो रहा है। नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि 20 सालों से नीतीश ने क्या किया, प्रशांत किशोर कह रहे हैं, तो पलट के उनसे पूछा जाएगा ना, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, तुम्हारा ही तो नारा था 2015 का, तो या तो उस समय ये नारा नहीं देते और या तो आज इस तरह के इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि भ्रष्टाचार जब हुआ सरकार में तब तो आप वहीं थे, स्ट्रैटेजी आपकी बनाई हुई थी, नारे आप लिख रहे थे, तब आप अब क्या करने आए हैं? तो नहीं, नंबर 2 पार्टी के, देखिए जेडीयू में, और ये बहुत बड़ी बात भी है कि एक बाहर का लड़का जो राजनीति में नहीं था कभी, वो जेडीयू में आके नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 बनता है। ठीक है, और वो 1-1.5 साल ही रहे और उसके बाद सीएनआरसी के मुद्दे पर उन्होंने ऐसे वक्तव्य दिए जो नीतीश कुमार के खिलाफ थे और पार्टी ने उनको बाहर कर दिया। देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीति इस बार क्या होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि फील्ड में बहुत ज्यादा वोकल होकर उनके लोग मिलते हैं, वो अपनी बात कहते हैं, वो अपने दमखम से, पढ़े लिखे लोग हैं, दमखम से उठाते हैं। देखिए, पढ़ा लिखा वोटर बीजेपी का है ज्यादातर, ठीक है, पढ़ा लिखा वोटर प्रशांत किशोर का जो वो तैयार कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी को छोड़कर वो इधर आएंगे? ये थोड़ा सा अभी सोचना होगा। और देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं, जब तक नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर, मैंने जहां तक देखा और महसूस किया है, तब तक बीजेपी एक स्टेबल, मतलब उसका जो वोटर है वो नहीं जाने वाला है। तो अब प्रशांत कितना दम लगा के पढ़ा लिखा वोटर अपनी तरफ करेंगे? नरेंद्र मोदी का जो फेस है वो भी कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि प्रशांत किशोर ने बनाया है। नरेंद्र मोदी का जो फेस है, अब देखिए, वो दावा तो बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। अब नरेंद्र मोदी के अंदर वो करिश्मा नहीं होता तो आके प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को भी खटिया बिठाया था देवरिया में। मैं जहां गोरखपुर की हूँ उसके बगल वाली सीट है, खाट पर चर्चा की शुरुआत हुई थी राहुल गांधी के साथ, क्या कर लिए वो मतलब सबसे बुरी हार हुई थी। ये 2017 का चुनाव था, उसमें इनको मिली थी 47 सीटें समाजवादी पार्टी को, जबकि उनकी सरकार थी 2012 में 225 या कितनी सीटों के साथ, 212 सीटों के साथ सरकार थी उनकी। कितनी मिली? 47 सीटें। दूसरी तरफ इनको मिली थी 7 सीटें, अगर मैं गलत नहीं हूं, कांग्रेस पार्टी को। राहुल गांधी के साथ खाट पर चर्चा शुरू की थी, प्रशांत किशोर ही थे। तो जब वो गिनाते हैं कि हमने मोदी बनाया, हमने नीतीश कुमार को शासन दिया, तो उनको राहुल गांधी भी गिना देना चाहिए। ये पूरा यूपी में ले घूमे। 2 लड़कों वाला नारा भी प्रशांत का था कि यूपी को 2 लड़के पसंद हैं, और क्या ये नहीं गिनाएंगे वो प्रशांत किशोर? इस पर कुछ बोलना नहीं बनता है। नहीं, बोलिए, लेकिन आप जैसे युवा नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा, बताइए। अभी फिर जैसे जिस तरीके से आपको मिलते हैं ना लोग, एक हमें ऑन रोड रहता हूं मैं, लोग गला पकड़ रहे हैं कि मीडिया भी बिकी हुई है। भाई, मीडिया बिकी हुई नहीं है यार, जो आप बोलते हो हम उसी को दिखाते हैं।
कई दफा नहीं दिख पाता है तो आप नाराज हो जाते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बैकग्राउंड में बहुत सारा वर्क हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, मीडिया बिकी हुई है का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने किसी न्यूज चैनल को आखिरी बार इंटरव्यू कब दिया था? आप याद करो। इतने न्यूज चैनल हैं, मान लो अगर 25 न्यूज चैनल हैं, उसमें से 15 बिके हुए हैं सो कॉल्ड गोदी मीडिया। मैं एक जनरल बात कर रही हूं, 15 सो कॉल्ड गोदी मीडिया होंगे, 10 तो होंगे जो जिसको राहुल गांधी एंड पार्टी न्यूट्रल मांगती है। उन 10 में से किसको राहुल गांधी ने आखिरी बार या किस जर्नलिस्ट को आखिरी बार उन्होंने इंटरव्यू दिया था? मुझे याद नहीं है। आपने इंटरव्यू दिया मुंबई से एक जो यूट्यूबर है उनको बुलाकर, ठीक है, जब ये आप भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकारों को जानती हूं जो 25-25 सालों से सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कवर कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा उन लोगों ने की। राहुल गांधी ने उन तमाम पत्रकारों से जो आपके साथ पैदल चलता था सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9-10 बजे तक, किसी एक रिपोर्टर को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। राहुल गांधी से पूछा जाएगा ना, पूछा जाना चाहिए। और फिर आप कहोगे आप बात करोगे नहीं, और नहीं आप बात करोगे नहीं और फिर पूछोगे कि क्यों मोदी को ज्यादा दिखाया जाता है। भाई हम तो राहुल गांधी का इंटरव्यू तैयार, हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पर कि आप इंटरव्यू दीजिए और उसको उसी शिद्दत से चलाया जाएगा जैसा प्रधानमंत्री मोदी का चलाया जाता है। जो गोदी मीडिया कहने वाले लोग हैं, आप भी अपने अंदर नहीं वो बोलिए, बातें रखिए, हम हर देखिए मैं बताऊं सबके अलग अलग। मैं एक पत्रकार को देख रही थी अभी, बिहार के बड़े फेमस है वो भी, मैं उनका वीडियो देख रही थी। एक तरफ तो गोदी मीडिया वाला जो नैरेटिव है बिना मतलब का, वो बीजेपी समर्थक गांव में गए, वहां पर जो वो लोगों से बातचीत करने पहुंचे तो लोगों ने कहा कि मैं आपका चैनल नहीं देखता। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो बोले कि आप लोग हमेशा गलत दिखाते हो सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात है ना कि हम सरकार के खिलाफ दिखाते हैं। तो वो बुजुर्ग थे, वो कह रहे हैं सरकार जब अच्छा काम करती है आप उसमें भी 20 कमियां निकालते हो। बोल रहे जब जो गलत हो आप गलत बोलिए, जो अच्छा हो वो अच्छा बोलिए। तो उनको भी ट्रोल किया गया। अब ये अलग बात है कि उनको गोदी मीडिया नहीं बोला गया। सबसे पहले तो वो थोड़ी देर और बात करेंगे, अब इंटरव्यू दे ही रहे हैं तो बताइए। सबसे पहले तो वो देखते हैं, अगर तो पहले कह रहे हैं कि हम आपके चैनल को नहीं देखते, देख रहे हैं तभी तो आप नाराज हो रहे हैं, आप नाराजगी जता रहे हैं। दूसरी बात, प्रशांत किशोर की जहां तक बात है तो प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं और मैंने अभी तक पाया है अब तक। देखिए मैं बताऊं, प्रशांत किशोर को राजनीतिक कामयाबी कितनी मिलेगी मुझे नहीं पता, इस बार नहीं मिलेगी। लेकिन प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं वो काम बीते 40-50 सालों में बिहार में नहीं हुआ है। अब ये दुर्भाग्य है, मेरी नानी बिहार की है, हम लोगों का एक इमोशनल रिश्ता है बिहार के लोगों से। मैं तो बीते 20 सालों में न जाने कितने बार आकर यहाँ पर रिपोर्टिंग करके गई। मैंने वो दौर भी देखा है जब बिना बिजली के हम लोग अपनी नानी के घर रहते थे और छत पर सब लोग, उनका पक्का घर था, नानी के भाई मुखिया थे तो उनका पक्का घर था, हम लोग छत पे सोते थे। लेकिन वो फूस के मकान भी देखे हैं, चूल्हे पर जलते हुए बनती हुई रोटियां भी देखी हैं, तो हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है। प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं वो काम अपने आप में, देखिए कोई भी आदमी जिसने इतना पैसा कमाया हो, जिसने इतने करीबी तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ या फिर ममता बनर्जी या साउथ के बड़े नेता हैं उनके साथ काम किया हो, वो बिहार वापस लौटता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो बिहार के लोगों को जागरूक करता है। उसकी वास्तव में जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद, यहाँ पर भ्रष्टाचार, जहां पर देखिए बीजेपी के नेताओं में भी कोई नीतीश कुमार के बराबर नहीं खड़ा है। बीजेपी के भी नेता में कई लीडर हैं, लेकिन कई लीडर हैं, कोई नीतीश कुमार के बराबर नहीं खड़ा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी भी लीडरशिप पैदा नहीं कर पाई। मतलब नीतीश कुमार जब भी पलटते हैं तो बीजेपी के लोग इंतजार करते हैं कि फिर पलटे और आरजेडी छोड़कर मेरे पास आए। वो क्यों नहीं उस ताकत के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं? तेजस्वी यादव, देखिए हम भूल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी एक बड़ा फैक्टर है। और इस चुनाव में तेजस्वी की ओर से नौकरी का ऐलान किया गया 2020 में, मैंने देखा था। नौकरी तेजस्वी को लेकर एक बड़ा फैक्टर है कि 17 महीनों 18-19 महीनों में जो भी लोगों को रोजगार मिला और लोग मान रहे हैं इस चीज को। ये भी युवा बोल रहे हैं। लेकिन एक बात कह के मैं कंक्लूड करना चाहता हूं। नहीं, हम तेजस्वी की बात कर लें। देखिए वो बड़ा फैक्टर है और चुनाव के आखिरी दिन तक रिजल्ट बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है। तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों से फॉर्म में आए हैं, जब से उनको सीएम चेहरा घोषित किया गया है उसके बाद से वो पूरी तरह से फॉर्म में है। और दूसरी तरफ उनकी ओर से नौकरी का जो ऐलान किया गया है, ये बात बिल्कुल सच है। 3.25 करोड़ परिवारों को नौकरी आप नहीं दे सकते, वो संभव ही नहीं है। बट हाँ ये है कि कम से कम वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और पिछली बार तेजस्वी यादव की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी आरजेडी, उन लोगों ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। और इस बार भी रोजगार का मुद्दा हो, चाहे ये नाई, सुनार और कुम्हार, इन लोगों को लेकर 5 लाख रुपए लोन जो बिना ब्याज के देने का वादा किया गया है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और तेजस्वी ने ये जो कदम बढ़ाया है उसका देखते
देखते हैं क्या इस बार इम्पैक्ट पड़ता मैंने है। देखा है कि तेजस्वी के लिए ये तेजस्वी फैक्टर अच्छा चुनाव लोगों लड़ रहे के हैं, लिए बहुत ये अच्छा फैक्टर चुनाव लड़ नहीं रहे है हैं। कि पिता क्या थे। अब लोग तेजस्वी को देख रहे हैं, तेजस्वी को देख रहे हैं यकीनन। देखना चाह रहे और हैं, इसीलिए ये लोग समझते हैं। बार बार जंगल राज याद दिलाते हैं कि तेजस्वी पर नहीं लालू पर बोलना है। देखिए कुछ भी हो सकता है, ये हमारी तरफ से इशारा था। हमने यही पाया है कि पिता क्या थे उससे मतलब नहीं है, लोग तेजस्वी को चाह रहे हैं, चाहने वालों की संख्या बढ़ी है। हाँ, बिल्कुल, दूसरी बिल्कुल, बात, अब बिहार एक्सप्रेस जा रही है, लोगों को हम गिफ्ट्स भी दे रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? गिफ्ट्स दे रहे हैं और आपके तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ यू भी हम बांट रहे हैं। अरे मुझे इतनी खुशी, मतलब बिहार मैंने देखा है कि लाइन से बड़ी आबादी कैप लगाकर एबीपी न्यूज की खड़ी है। आप लोग बैग भी दे रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर्स भी दे रहे हैं। तो जिसको गिफ्ट मिलेगा, छोटा या बड़ा, गिफ्ट तो गिफ्ट, वो इतनी खुशी मिलती है उसको लेकर। तो मुझे लगा ये गिफ्ट पाना ही अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। और एबीपी न्यूज की प्रियांशु जहां मिले बिना गिफ्ट लिए इनको छोड़िएगा नहीं, बोलेगा सबको गिफ्ट बांट के आ रहे हो, मेरा वाला भी आपके बस में रखा होगा, चलो हमें भी अभी तो गिफ्ट देने का कोई आधार भी होता है। गिफ्ट देने का आधार यही होता है कि हमारे कुछ स्पॉन्सर्स हैं, जैसे गोल्डी हो गए, हाँ। अजंता इम्पैक्टो हो गई, तो उनके तरफ से हम कुछ सवाल पूछ देते हैं। अगर वो सही जवाब देते हैं हाँ। उनको गिफ्ट देते हैं। जैसे गोल्डी का गिफ्ट हैम्पर है, सही जवाब देने पर मिलता है। मैंने कौन सा सही जवाब दिया है? और ये रहा एबीपी का कैप, ये एबीपी की तरफ से दिया जा रहा है सच बोलने वालों को। मसाला मैं कहाँ बनाऊंगी यहाँ पर, खाना कहाँ बनाने जाऊंगी? ये मैचिंग है आपका रेड, तो मैं पहन लेती हूँ। यस। और एक बैग होगा, हाँ बैग होगा, बैग दीजिए। ये टफकॉन एक्सटी वालों ने ये बैग दिया है अपनी जनता के लिए। नाइस। ये पहले आप नहीं दे सकते थे, मैं पिछले 20 दिन से धूप में घूम रही हूँ। ये लीजिए, क्या रहता तो अब तक मैं आराम से। ये बैग है वालों की तरफ से, इन्होंने कहा है कि हमारी जनता को बैग दीजिए। ये भी शिक्षा को प्रमोट करना चाह रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स के लिए कहा गया है। वेरी नाइस, बहुत हम सुंदर ये भी है। दे रहे हैं। बिहार एक्सप्रेस लगातार बिहार में बनी हुई है, अब बिहार की जनता से ये जान रही है, और हमने जो पाया अभी आपको बताया। अब मैं बैग और कैप लगा के स्टूडेंट बन के मैं अब जा रही हूँ क्लास पढ़ाई करने के लिए। और अजंता की तरफ से जूते भी दिए जा रहे हैं। सारा गिफ्ट मैं ले लूंगी, जनता को क्या बांटोगे? लोग कहेंगे अपने में एबीपी वालों को गिफ्ट देकर खुश हुए जा रहे हैं। अजंता वालों ने जूते दिए, हाँ। तो उससे भी लोग काफी खुश हैं कि हमें जूते मिल रहे हैं। और मैंने 2-4 सवाल भी किया है कि बिहार में ऐसा कौन सा नेता है, हाँ। इस बार उसके जूते घिसने वाले हैं, इस बार खाता नहीं खुलेगा। हाँ, खाता नहीं खुलेगा। दूसरा एक सवाल, हाँ। कि कौन सा ऐसा नेता है जिसको जूते का ग्रिप बनाए रखने की जरूरत है, जनता इम्पैक्ट पहनने की जरूरत है। लोग नाम ले रहे हैं, नाम ले रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रहे हैं, हालांकि भावनाओं को ठेस पहुंचाना चुनाव नहीं है। बड़ा टक्कर का है, चुनाव बड़ा टक्कर का है। साइलेंट वोटर आखिरी में जाकर किसके पक्ष में मतदान करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बिहार अपने आप में इतना प्यारा राज्य है पॉलिटिकली। अब मैं देश के तकरीबन हर राज्य में जाकर मैंने चुनावी रिपोर्टिंग की है। बिहार के लोग जितना वोकल होकर बोलते हैं, चौक चौराहे छोटे छोटे बच्चे बताते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री, राजनीति समझते हैं। ये इंटरेस्टिंग है अपने आप में। किसी का नाम ले लो तो कहते थे वो तो मुखिया का भी चुनाव नहीं जीतेगा, ऐसी बातें कहते हैं। लेकिन अफसोस है, दुर्भाग्य है, आप भी बिहार से हैं, मैं भी बिहार से हूं। मैंने बस बिहार में इतना ही बदलता देखा है कि किसी के पास बोलेरो थी, मार्शल थी तो बोलेरो आई, बोलेरो थी तो थार आई तो स्कॉर्पियो, अब तो मर्सिडीज और टेस्ला वगैरह भी देखा जा रहा है बिहार में। कड़वी सच्चाई बोलूं, यहाँ के जितने नेता हैं सभी पार्टियों के जो नेता है वो बिल्कुल रईस है, जो जनता है वो उतनी ही गरीब है। और कहीं ना कहीं नेता लोग बहुत रईस हैं बिहार के, बहुत ज्यादा रईस हैं भाई बिहार के, लेकिन जनता उतनी ही गरीब है। और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर किसी भी तरह के ऐसे पैसे बनाने वाले उनके ऊपर दाग नहीं है, दमखम के साथ लेकिन मैंने देखा है हर पार्टी के विधायकों को या उनके मंत्रियों नेताओं को, या इधर वाले दूर, बहुत पैसा है भाई बिहार चुनाव लड़ने का मतलब कि अपना घर बनाना। हाँ, एकदम आराम से बड़ी जमीन पर, बिल्कुल होटल बहुत धन्यवाद। बिहार एक्सप्रेस आपका बहुत स्वागत करती है, और प्लीज मुझे बुलाते रहिएगा, मुझे बहुत पसंद है ये स्टूडियो। चलिए बहुत धन्यवाद। और क्या मैं अगली बार आऊंगी फिर मुझे बैग मिलेगा? आपको अगली बार देखते हैं क्या मिलेगा। दूसरा क्या होता है हमारे पास, हम आपको देंगे। आप देख रहे थे एबीपी न्यूज़ बिहार एक्सप्रेस, आपके साथ आपकी चित्रा मैम मौजूद हैं, जिनकी तस्वीरें आप बाहर देखते हैं, सेल्फी लेते हैं। बने रहिए एबीपी बिहार एक्सप्रेस के साथ। कल हम नालंदा में होंगे और वहां से आपको तस्वीर दिखाएंगे, साफ कर देगी इस बार बिहार की जनता किसकी सरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शाम 5 बजे एबीपी न्यूज़ पर जरूर वो भी देखिए नालंदा में। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।